ये आकाशवाणी है। विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है अभ्यास श्रृंखला की 49वीं कड़ी। आज की चर्चा का विषय है भूगोल और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी। इसमें भाग ले रही हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के शहीद भगत सिंह कॉलेज की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अमृता बजाज। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं आकाशवाणी संवाददाता विनीता ठाकुर। नमस्कार, मैं हूं विनीता और आपने ट्यून किया 100.1 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल और प्रोग्राम है आपका फेवरेट यानी कि अभ्यास। हर शनिवार रात 9:30 बजे इस कार्यक्रम को आप ट्यून इन करते हैं और आज जो विषय हमने लिया है वो है भूगोल यानी ज्योग्राफी का। और हमारे साथ जो एक्सपर्ट इस विषय पर आई हैं, आमंत्रित है, वो है डॉक्टर अमृता बजाज, शहीद भगत सिंह कॉलेज से हैं, एसोसिएट प्रोफेसर भूगोल विषय में। और आज जो सवालों की फहरिस्त है वो हम उनसे जरूर पूछेंगे। सबसे पहले उनका स्टूडियो में आने का बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद विनीता। और जितने भी लोग इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हैं, इसको सुनते हैं, उन्हीं सबको एडवांस में ही मेरी शुभकामनाएं, क्योंकि आपका प्रोग्राम जो है वो मुझे पता है सर्विस एस्पायरेंट्स के लिए है और ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, तो मेरी बेस्ट विशेष उनके लिए। जी, तो अब हम लोग कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करते हैं, मतलब अपने एक्सप्लेनर सेगमेंट से। और एक्सप्लेनर सेगमेंट का विषय है लैंड क्रैक्स इन जोशीमठ और इसे प्रेजेंट करेंगी सरिता भाटिया। जोशीमठ भूधसाव के कारण एक बड़ी चुनौती का सामना कर रहा है। इसरो के नेशनल रिमोटिंग सेंसिंग सेंटर द्वारा प्रारंभिक अध्ययन में कहा गया है कि अप्रैल और नवंबर 2022 के बीच भूमि का धंसना धीमा था। इस दौरान जोशीमठ 8.9 सेंटीमीटर तक डूब गया। उत्तराखंड के जोशीमठ में भूमि धंसने के कारण कम से कम 570 घरों में दरारें आ गई हैं। भूमिगत पदार्थ के संचलन के कारण भूमि का धंसना जमीन का डूबना है। अवतरण के कारण आमतौर पर प्राकृतिक हैं। भूकंप, हिमनद, समस्थैतिक समायोजन, मिट्टी का संघनन, क्षरण, सिंक होल का निर्माण और तेल, पानी, खनिज, प्राकृतिक गैस आदि जैसे संसाधनों को खनन, फ्रैंकिंग या पंपिंग द्वारा जमीन से निकालना। विशेषज्ञों ने बताया कि जोशीमठ शहर एक प्राचीन भूस्खलन सामग्री पर बनाया गया है, जिसका अर्थ है कि ये रेत और पत्थर के जमाव पर टिका है, न कि चट्टान पर, जिसकी भार वहन क्षमता अधिक नहीं है। ये क्षेत्र को लगातार बढ़ते बुनियादी ढांचे और आबादी के लिए बेहद संवेदनशील बनाता है। अनियोजित और अनधिकृत निर्माण ने पानी के प्राकृतिक प्रवाह को अवरुद्ध कर दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप बार बार भूस्खलन होता है। एनटीपीसी के तपोवन विष्णुगाड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के निर्माण को भी घटना के कारणों में से एक के रूप में देखा जा रहा है। ये पाया गया है कि सुरंग में एक क्षतिग्रस्त जलभृत से पानी रिसता था, जिससे जोशीमठ में जल स्रोत सूख गए। ये एक भौगोलिक दोष के पुनःसक्रियण का परिणाम भी हो सकता है। चट्टान के दो खंडों के बीच फ्रैक्चर या फ्रैक्चर के क्षेत्र के रूप में परिभाषित, जहां भारतीय प्लेट हिमालय के साथ यूरेशियन प्लेट के नीचे धकेल दी गई है। थैंक यू सरिता। एक्सप्लेनर सेगमेंट के बाद हम फिर हाजिर हैं और कार्यक्रम अभ्यास में जो सवाल हमारे साथ है वो हम शेयर करेंगे अपने एक्सपर्ट से, जो इसका जवाब देंगी। तो जो पहला सवाल है वो सवाल बहुत छोटा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसका जवाब काफी इलैबोरेट होना चाहिए। सवाल है, साइक्लोन क्या है? आपने जैसे कि बोला कि सवाल बहुत छोटा है, तो ये असल में छोटा नहीं है, क्योंकि शायद बच्चा पूछते समय ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि हम साइक्लोन से रिलेटेड उसको सारी इन्फॉर्मेशन दें। क्योंकि साइक्लोन्स की अगर हम बात करें तो साइक्लोन की पहले तो सबसे पहले एक ग्रीक टर्म से लिया गया है जी, और जिसको हम कहते हैं साइक्लोस, जिसका मतलब है कॉइलिंग स्नेक। और साइक्लोन क्या होता है? एक लार्ज सिस्टम ऑफ विंड है, ठीक है ना, और ये विंड सिस्टम जो है विच सर्कुलेट्स अराउंड द सेंटर ऑफ लो प्रेशर। एक लो प्रेशर डेवलप हो जाता है, ठीक है, और हम उसको कहते हैं साइक्लोनिक फॉर्मेशन हुई है। लेकिन आजकल के जो मेंस के एग्जाम होते हैं उसमें साइक्लोन्स में खाली साइक्लोन को नहीं पूछा जाता कि मतलब साइक्लोन क्या है, वो तो आपको इंट्रोडक्शन में देना ही देना है। इसके साथ साथ आपको बहुत सारे पहलू पे नजर डालने की जरूरत है, जैसे कि साइक्लोन की फॉर्मेशन कैसी होती है, क्या कंडीशंस है, क्यों वेस्टर्न मार्जिन पे वो फॉल करते हैं, क्यों अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में क्या डिफरेंस है, आजकल अरेबियन सी में साइक्लोन्स की इंटेंसिटी क्यों बढ़ रही है, और कैसे हम साइक्लोन्स को नेम करते हैं, ट्रॉपिकल और टेम्परेट साइक्लोन्स क्या होते हैं। तो बहुत सारे इससे रिलेटेड
एस्पेक्ट्स जो है वो पूछे जाते हैं मेंस के एग्जाम में जी। तो जैसे कि मैंने कहा है कि मैं थोड़ा थोड़ा इसके बारे में आपको बता दूं कि साइक्लोन्स बेसिकली जो है, जैसे कि मैंने कहा है कि एक लार्ज सिस्टम ऑफ विंड है विच सर्कुलेट्स अराउंड अ लो प्रेशर सिस्टम, और इसकी फॉर्मेशन के कुछ कंडीशन है जो अगर ये इस तरीके के कंडीशंस होंगे तभी साइक्लोनिक फॉर्मेशन होगा। तो सबसे पहला कंडीशन विंता ये है कि यहाँ पे सी सरफेस टेम्परेचर जो है हमारा वो लेस देन 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, जिससे एक सोर्स ऑफ मॉइस्चर और एक लेटेंट हीट की हमें वो मिलती है, अवेलेबिलिटी होती है। हाँ। उसके बाद कॉरलिस फोर्स जो है उसकी प्रेजेंस होनी चाहिए ताकि एक साइक्लोनिक वर्टेक्स जो है वो बने, उसका डेवलपमेंट हो। स्मॉल वेरिएशंस होना चाहिए विंड सिस्टम में, लो लेवल पे साइक्लोनिक सर्कुलेशन होनी चाहिए और देयर शुड बी डाइवर्जेंस इन अपर एटमॉस्फेयर। ये 4-5 कंडीशंस जब हम देखते हैं तो इन कंडीशंस के अगर देखें तो इनसे ही एक साइक्लोनिक फॉर्मेशन का डेवलपमेंट होता है। Okay. अब लोग ये पूछते हैं कि भाई वेस्टर्न मार्जिन पे क्यों हो रहे हैं, क्योंकि वेस्टर्न मार्जिन जो है वहां पे एक तो वार्म ओशियन करंट्स है और दूसरी बात ये है कि जोन ऑफ ट्रेड विंड्स है जिन्हें हम ईस्टर्लीज भी कहते हैं, तो इसीलिए वहां पे फॉर्मेशन ज्यादा होते हैं। हाँ, कई बार जब एल नीनो वाला कंडीशन होता है तो कई बार एक्सेप्शनल केसेस भी हो सकते हैं। तो जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है वो इन सब पहलू पे जरूर देखे और इनको पढ़े। साथ के साथ ये भी पूछा जाता है कि मंथ ऑफ अकरेंस क्या है, तो अगर हम प्री मानसून मंथ की बात करें तो मई जून में इनका फॉर्मेशन ज्यादा होता है, पोस्ट मानसून मंथ में अक्टूबर नवंबर में इनको ज्यादा देखा जाता है। और फिर जैसे कि मैंने बोला कि साइक्लोन से रिलेटेड आपसे ये भी पूछा जा सकता है बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में मतलब क्या डिफरेंस है, क्यों बे ऑफ बंगाल में ज्यादा आते हैं, जबकि मैं बता रही हूँ फ्रीक्वेंसी आजकल अरेबियन सी में भी बढ़ गई है। तो बे ऑफ बंगाल में क्या है कि एक फ्रेश वाटर का कांस्टेंट सोर्स मिलता है, उसकी वजह से क्या होता है कि फ्रेश वाटर जो होता है वार्म अप होता है, राइज होता है और फिर लोअर कोल्डर रीजन जो है उसके साथ इजीली मिक्स हो जाता है। जब ये इजीली मिक्स होते हैं तो सरफेस वार्म हो जाता है और इस सरफेस वार्मनेस से साइक्लोनिक फॉर्मेशन होती है। सो दे फीड साइक्लोन बेसिकली। ओके, जो अरेबियन सी है वो थोड़ा हमारी वाइड है, ठीक है, और वहां पे अगर हम देखें डायरेक्ट विंड्स हैं अरेबियन पेनिनसुला एंड दे एंश्योर दैट देयर इज वाइडर डिस्पर्शन ऑफ हीट और कोई बिग रिवर नहीं है वहां पे, लोअर लेयर पे ज्यादा मिक्सिंग नहीं हो पाती, तो इसी वजह से वहां पे बे ऑफ बंगाल में और अरेबियन सी में हमें डिफरेंस देखने को मिलता है। इनफैक्ट अगर हम देखें तो बे ऑफ बंगाल में जो विंड्स है वो स्लोअर और वीकर भी है ओशन लेवल पे, और इसीलिए वो स्पिनिंग और को फेवर करती है रादर देन क्रॉसिंग। तो जब स्पिनिंग ज्यादा होगी तो साइक्लोनिक फॉर्मेशन के ज्यादा चांसेस रहते हैं एज कम्पेयर टू अरेबियन सी। साइक्लोन्स के बारे में तो बहुत सारी जानकारी हमने ली, लेकिन अगला सवाल जो है, Hi, my name is Chandramani Sinha. I am from Patna and I want to know what geographical factors are responsible for distribution of human settlement in Rajasthan desert and northeast region. यहाँ पे अगर हम बात करें कंपैरेटिव एनालिसिस अगर हम इसका कर रहे हैं तो हमें ये पता है कि ह्यूमन सेटलमेंट्स जो है उनको बनाने में खाली ज्योग्राफिकल फैक्टर्स का ही रोल नहीं होता, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स का प्रोमिनेंट रोल होता है, लेकिन उसके साथ साथ इसमें सोशल फैक्टर्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं, पॉलिटिकल फैक्टर्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ज्योग्राफिकल फैक्टर्स में हम कवर करना चाहेंगे फैक्टर्स जैसे साइट है, लोकेशन है, टोपोग्राफी है, क्लाइमेट है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है। जैसे कि हमने कई बार देखा है कि जहां पे अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर होती है ज्यादातर सेटलमेंट उसी के आसपास डेवलप होती है। हाँ। जैसे हमारे आप देखेंगे सारे घाट्स के आसपास हमारी सेटलमेंट्स लोकेटेड है, मेजर रिवर्स के आसपास हमारी सेटलमेंट्स मिलेंगी। सो वाटर इज ऑलवेज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसकी वजह से सेटलमेंट्स का डेवलपमेंट हुआ है। सोशल फैक्टर्स में हम देखते हैं जैसे हमारे किनशिप टाइज क्या है, सिक्योरिटी फैक्टर क्या है, सोशल एक मिल्यू हमारा कल्चरल एस्पेक्ट क्या है, उस पर नजर डालेंगे। इकोनॉमिक फैक्टर्स में हम देखते हैं कहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है, जिसका मेजर रीजन एक माइग्रेशन भी होता है। आप देखिए लोग क्यों माइग्रेट कर रहे होते हैं, क्यों सेटलमेंट्स कुछ बढ़ती जा रही हैं, कुछ ऐसे गांव हैं जो खाली होते जा रहे हैं, इट्स बिकॉज ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज और जहाँ पे ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन फैसिलिटीज अच्छी होंगी। ऐसी पॉलिटिकल फैक्टर्स है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, राइट्स और फ्रीडम। जहाँ स्टेबिलिटी नहीं होगी डेफिनेटली लोग वहां से मूव आउट करेंगे, जहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होंगी लोग वहां पे रहना चाहेंगे बिकॉज ऑफ द पीसफुल कंडीशन। तो ये सारे फैक्टर्स जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेटलमेंट में कंट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से हम ये देख रहे हैं कि वेस्टर्न राजस्थान डेजर्ट में और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया में किस तरीके का ह्यूमन सेटलमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो उसमें बेसिकली आप देखेंगे कि ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी का बड़ा रोल है। और क्यों रोल है, इसीलिए क्योंकि राजस्थान जो है वो बेसिकली हम सबको पता है इट्स अ डेजर्ट लैंड ऑफ इंडिया, ठीक है। राजस्थान में आपको रेनफॉल मिलेगी लेस देन 50 सेंटीमीटर, और वहीं अगर आप
नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की बात करेंगे तो वहाँ आपको रेनफॉल 200 सेंटीमीटर की मिलेगी। तो यहाँ पे ईस्टर्न रीजन जो है, लेकिन राजस्थान का वेस्टर्न में लेस देन 50 है, लेकिन ईस्टर्न रीजन में फिर भी आपको 50 to 100 के बीच में मिल जाती है। तो वेस्टर्न में आपको डेजर्ट टोपोग्राफी ज्यादा मिलेगी, ईस्टर्न में आपको फिर भी वेट पॉइंट सेटलमेंट मिल जाएंगे कि वहाँ जहाँ पानी है, तालाब है। जैसे आप देखिए उदयपुर हमारा कहाँ बसा हुआ है, इट्स कॉल्ड सिटी ऑफ लेक। ऐसी जयपुर या वो जहाँ हम देखेंगे वहाँ वाटर अवेलेबिलिटी, तो वहाँ थोड़े हमें कॉम्पैक्ट सेटलमेंट्स मिलते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न में यही है कि माउंटेनियस रीजन है, तो ईस्टर्न पार्ट ऑफ हिमालयाज है, तो वहाँ पे क्या है, ब्रह्मपुत्र रिवर वैली भी है, तो एलुवियल फ्लड पेन्स है, एनुअल फ्लडिंग भी होती है, फर्टाइल एरिया भी है। तो वहाँ पे हमें सेटलमेंट्स अब राजस्थान में देखिए कैसी मिलेंगी, डेजर्ट एरिया में, और ईस्टर्न में ज्यादा मिलेंगी। यहाँ पे क्योंकि ये सारी फीचर्स है, हिमालयन रीजन है, तो जो हिमालयन पार्ट होगा वहाँ फिर भी थोड़ी स्कैटर्ड मिलेंगी। लेकिन जो हमारे एलुवियल फ्लड प्लेन जो पार्ट है नॉर्थ ईस्टर्न का, वहां पे आपको कॉम्पैक्ट सेटलमेंट मिलेगी, क्योंकि वहां पे लोग एग्रीकल्चर और बाकी प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रहे हैं। तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में स्कैटर्ड सेटलमेंट मिलेंगी आपको माउंटेनियस एरियाज में, कॉम्पैक्ट मिलेगी आपको ब्रह्मपुत्र वैली में, ठीक है। या जैसे हमारे अर्बनाइज्ड एरिया है, दिसपुर वगैरह, जहाँ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज और ये सब ज्यादा है, तो वहां पे भी आपको कॉम्पैक्ट मिलेगी। और वेस्टर्न राजस्थान में आपको स्पार्सली मिलेगा, वेस्टर्न और ईस्टर्न पार्ट में आपको कॉम्पैक्ट मिलेगी, क्योंकि वहां पे मैंने बताया कि वहां पे फिर भी लेक्स और ये सारे जो सोर्सेज है, तो उसकी वजह से सेटलमेंट्स का डेवलपमेंट हुआ है। फिर कुछ बॉर्डर एरियाज भी है, तो बॉर्डर एरिया से भी आपको पता है कि वहां पे भी आपको थोड़ा स्पार्सली पॉपुलेटेड सेटलमेंट्स मिलेगी। सो दैट इज द मेन पैटर्न विच इज देयर। वो मतलब उन लोगों को वही जगह में सेटलमेंट करना सही लगता है। एज अ लेमैन कोई भी इस बात को समझ सकता है कि जहां पर उनके पास सुविधाएं हो, एम्प्लॉयमेंट हो और रहना कंफर्टेबल हो। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आप कहाँ बसना चाहेंगे, जहां पे आपको फैसिलिटीज मिले। आप नॉर्मल में ही अगर कोई चीज ढूंढते हैं तो वहाँ पे आप ये देखते हैं कि सारी फैसिलिटीज हो, स्कूल भी हो वहाँ पे, हॉस्पिटल भी हो वहाँ पे, आपकी जॉब जो हो वो भी पास में हो, आपको जो बेसिक्स फैसिलिटीज है, वाटर, सैनिटेशन, ये सब मिले। सो बेसिकली द सेम कंसेप्ट लाइज देयर। पर कुछ जैसे हम नॉर्थ ईस्टर्न और राजस्थान की बात कर रहे थे, तो वहाँ पे उनके जो जोग्राफिकल फैक्टर्स हैं दे आर वेरी डोमिनेंट एंड दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन देयर डेवलपमेंट ऑफ सिटीज। ओके, आगे बढ़ने से पहले अगला सवाल जो हम पूछेंगे उसके पहले हम अपने दोस्तों को ये बता दें कि ये कार्यक्रम हर शनिवार ब्रॉडकास्ट होता है और आप इसको YouTube चैनल पर भी सुन सकते हैं। लेकिन हम आपको ये बता दें कि अगर आपका कुछ इस पर कहना है, कुछ बातें करनी है, साझा करना है, तो इसके लिए हम आपको अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर देते हैं 9289094044। आप चाहे तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं और मेल करने के लिए जो हमारा ईमेल आईडी है वो है abhyas.airnews@gmail.com पर। और अब हम अगले सवाल की ओर रुख करते हैं। अगला सवाल है, मेरा नाम बिट्टू कुमार है, मैं खेकड़े का रहने वाला हूँ, जिला बागपत का, यूपी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि स्लम्स क्या है। अमृता, हम ये भी जानना चाहेंगे कि ज्योग्राफी के लिए कुछ ये अलग सा सवाल नहीं लग रहा? नहीं विनीता, ज्योग्राफी जो है एक्चुअली दो तरीके की ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी भी और ह्यूमन ज्योग्राफी भी है जी। और जब मेंस का पेपर होता है तो पेपर 1 और पेपर 2 तो दोनों में ही ये फोकस किया जाता है कि एक में फिजिकल का थोड़ा ज्यादा स्कोप होता है और एक में ऐसे ह्यूमन ज्योग्राफी से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। और हमें ये भी ध्यान रखना होता है कि क्वेश्चन कैसा भी आए उसको हमें ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव के हिसाब से लिखना होता है। तो अगर स्लम्स देखें तो स्लम्स वी स्टडी दैट इन ह्यूमन ज्योग्राफी, क्योंकि स्लम्स क्या सेटलमेंट्स का है, ठीक है जी। तो और अर्बन में इसको पढ़ा जाता है क्योंकि ऑब्वियसली अर्बनाइजेशन एक उसका कारण है बढ़ने का, स्लम्स के डेवलप होने का। तो अर्बन ज्योग्राफी में हम इसको डील करते हैं। और स्लम्स बेसिकली विनीता मैं आपको बताऊं तो एक ऐसे ड्वेलिंग्स है विच आर अनफिट फॉर ह्यूमन हैबिटेशन। जैसे हम सब जानते हैं स्लम्स में कौन रहते हैं, वो लोग रहते हैं कि जो माइग्रेट होके आ रहे हैं, जिनके पास कहीं रहने की जगह नहीं है, तो वो एक टेम्परेरी अपने शेल्टर्स बनाते हैं। और ये जो होते हैं काफी क्रैम्प्ड होते हैं, बहुत पुअर वेंटिलेशन मिलता है यहाँ पे और काफी अनहाइजेनिक लिविंग कंडीशंस होते हैं। तो दीज आर बेसिकली द स्लम्स। अब स्लम्स की अगर हम जैसे बात करें कि बनते क्यों हैं, तो डेवलपमेंट के बारे में पूछ रहे हैं, तो अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन इसका सबसे मेजर कारण है। लोग माइग्रेट करते हैं, इंडस्ट्रीज में जाते हैं। अब इंडस्ट्रीज में क्या है कि जो लेबर काम कर रहा है उसकी सैलरी इतनी नहीं है कि वो हाई लैंड रेंट एरिया पे जाके अपना घर बना ले, तो वो फिर वो ऐसे जगह देखते हैं कि सब इकट्ठे होके अपनी इन झुग्गी झोपड़ी को डेवलप करते हैं ताकि वहां पे चाहे कितने भी अनहाइजेनिक कंडीशन हो बट एटलीस्ट उनके रहने का इंतजाम वहां पे हो जाए। तो ये दोनों उसके मेजर कारण है। एंड बेसिकली एज आई टोल्ड यू, मैसिव माइग्रेशन से रिलेटेड है। ऑलरेडी जो सिटीज है उनमें फैसिलिटीज नहीं होती कि आपको लो रेजिडेंशियल हाउसिंग की कई बार, तो ये लोग फिर अपना स्लम स्क्वेटर सेटलमेंट्स को डेवलप करते हैं। शॉर्टेज ऑफ लैंड भी है अर्बन एरियाज में, यहाँ पे जहाँ इंडस्ट्रियलाइज है वहां पे सब माइग्रेट करना चाहते हैं, तो शॉर्टेज ऑफ लैंड भी है। तो ऑब्वियसली फिर इनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता अपनी स्लम्स बनाने के अलावा। और हाई प्राइस ऑफ लैंड है,
आप जितने भी हमारी सिटीज देखेंगे दे आर सो कॉस्टली कि कैसे लोग वहां पे जाके रहने लगेंगे जिनके पास कोई जॉब्स नहीं है या जॉब्स है सो दे गेट मीगर अमाउंट ऑफ सैलरी। अब आजकल जो है इस पे बहुत फोकस किया जा रहा है एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ स्लम्स के लिए हमारे जो अभी प्रेजेंट सरकार है उसने काफी सारी पॉलिसीज निकाली है। पुराने टाइम से भी लोग इसमें काम करते आए हैं, प्लानिंग कमीशन ने भी काफी काम इस पे किया, नीति आयोग भी फोकस कर रही है। लेकिन दो तरीके की चीजें जो है उन पे ध्यान देने की जरूरत है जब हम इम्प्रूवमेंट ऑफ स्लम्स की बात करते हैं। एक होता है हमारा डायरेक्ट इंटरवेंशन और एक होते हैं हमारे इनडायरेक्ट इंटरवेंशन। डायरेक्ट इंटरवेंशन ये है कि आप स्लम्स वालों को समझा रहे हैं कि कैसे मतलब उनकी एक रिलक्टेंस होती है कि हम स्लम्स को छोड़ के कहीं और शिफ्ट नहीं होंगे। मान लीजिए आपने उनके लिए लो एकोमोडेशंस भी डेवलप कर दी कहीं दूर में, एग्जैक्टली, तो बहुत रिलक्टेंट होते, नहीं जाना चाहते क्योंकि कई बार उन्हें फ्री बिजली, फ्री पानी और ये सब मिलता है तो उन्हें लगता है कि वहीं जाके हमारा ये खर्चा ना बढ़ जाए। तो एक तो रिलक्टेंस जो उनका वो खत्म करना है, उनका वर्क प्लेस भी बहुत दूर हो जाता है। एग्जैक्टली उनको, और अगर मान लीजिए स्लम्स को ही हमें रेनोवेट करना है तो बेसिकली हम उनको सस्टेनेबल बनाने की कोशिश करें। उसके बाद हम उन्हें एम्यूनिटीज प्रोवाइड करें, वहाँ वाटर सप्लाई प्रोवाइड करें, वहाँ पे सैनिटेशन फैसिलिटीज को करें ताकि हम स्लम्स को डेवलप कर सकें। अगर नई जगह शिफ्ट नहीं कर पाते तो एग्जिस्टिंग स्लम्स को वो करें। फिर उन्हें एजुकेशन दे, उन स्किल डेवलपमेंट कैपेसिटी दे ताकि स्किल्स डेवलप होंगे तो और तरीके की जॉब भी करेंगे। अच्छी जॉब करेंगे तो डेफिनेटली उस एरिया में से निकलने की कोशिश भी करेंगे। और इससे रिलेटेड काफी सारी गवर्नमेंट ने स्कीम्स निकाली है, जैसे जवाहरलाल नेहरू रिन्यूअल मिशन जो था, अर्बन रिन्यूअल मिशन, उसमें भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे बहुत फोकस किया गया है स्लम से रिलेटेड। फिर प्रधानमंत्री आवास अर्बन हाउसिंग फॉर ऑल जो है उस स्कीम्स के तहत भी स्लम्स पे बहुत फोकस किया गया है। इसके साथ साथ विनीता इनडायरेक्ट इंटरवेंशंस है, जैसे कि हम अपने रूरल एरियाज को डेवलप करें, उनमें एजुकेशन दे, हेल्थ फैसिलिटी, एम्प्लॉयमेंट, कनेक्टिविटी देंगे तो ऑब्वियसली माइग्रेशन कम होगा, लोग शहर की तरफ कम जाएंगे जब सारी फैसिलिटीज वहां मिलेंगी। इससे क्या है, स्लम्स का डेवलपमेंट भी कम होगा। दूसरी चीज ये है हम स्मॉल टाउन्स को डेवलप करें। जैसे मान लीजिए दिल्ली बड़ा है तो दिल्ली के आसपास आपने स्मॉल टाउन को किया कि जो भी माइग्रेशन हो रहा है एक स्टेप कम से कम वो दिल्ली आने से पहले रुक सकता है एंड कैन सेटल इन दैट टाउन, और वहां पे इन सारी सुविधाओं का ध्यान दिया जाए। और फिर दूसरी बात ये है कि एक लोड ऑफ लार्जर टाउन भी कम होगा, एबल टू इजीली मैनेज द स्लम्स प्रॉब्लम। अब जो अगला सवाल है हम लेंगे जरूर, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमें एक ब्रेक की आवश्यकता है। मैं आपको भी देख रही हूँ, अब आप थोड़ा रिलैक्स करना चाह रही हैं, तो एक म्यूजिकल ब्रेक बहुत एप्ट होगा। तो टेल मी, कौन सा गाना आप सुनना चाहेंगी और अपने श्रोताओं को सुनवाना चाहेंगी? आप ही अपनी पसंद से विदिता। मैंने वही गाना पसंद किया जो हमारे श्रोताओं को बहुत पसंद आएगा। तो आइए सुनते हैं इस गाने को। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बाहर के लिए वो जिंदगी, किसी को हो न हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है।
स्वागत है दोस्तों कार्यक्रम अभ्यास में। एक प्यारा सा गाना आपके नजर था और अब हम फिर हाजिर हैं क्योंकि हमारे पास कुछ एक सवाल और भी बाकी हैं। तो बहुत ही डिटेल में आपको डॉक्टर अमृता बता रही हैं सभी सवाल के जवाब, तो हमें विश्वास है कि आप लाभान्वित निश्चित तौर पर हो रहे हैं। और आगे जो सवाल है वो मैं बता रही हूँ। मैं मीनाक्षी क्रोलबाग से बोल रही हूँ। मेरा एक क्वेश्चन है कि टेक्टोनिक प्लेट बाउंड्रीज कितने प्रकार की होती हैं? जो हमारी अर्थ की लिथोस्फेयर है, जिसे हम लिथोस्फेयर कहते हैं, वो असल में देखा जाए तो कोई एक सिंगल एंटिटी नहीं है। ये काफी सारी प्लेट से मिलके बनी है, ठीक है। तो ये प्लेट्स जो है ये 3 तरीके की बाउंड्रीज को कॉन्स्टिट्यूट करती हैं। पहला होता है हमारा कन्वर्जन बाउंड्रीज, दूसरा होता है डाइवर्जन बाउंड्रीज और तीसरा होता है हमारा ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज। जो पहला कन्वर्जन बाउंड्रीज है हमारा, वो क्या होता है कि जब 2 प्लेट्स वो एक दूसरे की तरफ मूव कर रही है, सो दैट मीन्स दे आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर एंड हेयर कंप्रेसिव फोर्सेज आर वर्किंग। तो जब एक दूसरे को मूव करेगी तो कंप्रेस होगी और जब एक दूसरे की तरफ मूव करेगी सो सम डिस्ट्रक्शन ऑफ द क्रस्ट विल बी देयर। तो यहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन होंगे क्योंकि जब दोनों एक दूसरे से टकरा रही है तो मेल्टिंग ऑफ प्लेट होगी, वोल्केनिक इरप्शंस विल बी देयर, सबडक्शन विल बी देयर, ठीक है। एंड इस तरीके के प्लेट्स के कुछ एग्जाम्पल भी है हमारे पास, जैसे नास्का प्लेट है अंडर साउथ अमेरिका, इंडियन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट। तो ये सब एग्जाम्पल्स है हमारे कन्वर्जन बाउंड्रीज का। और यहाँ पे आपको कंप्रेसिव फोर्सेस का रोल ज्यादा दिखेगा, जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ फोल्ड माउंटेन्स जो है वो भी बिकॉज ऑफ कंप्रेशन ऑफ सेडिमेंट्स इन जियोसिंक्लाइन से ही बने हैं, जो हमारे फोल्ड माउंटेन्स होते हैं। दूसरा तरीके का जो बाउंड्रीज है वो है डाइवर्जन बाउंड्रीज। यहाँ पे रोल ऑफ टेंशनल फोर्सेज विल बी देयर। तो यहाँ पे क्या प्लेट्स जो है एक दूसरे की तरफ जाने के बजाय एक दूसरे से अलग जा रही हैं, सो दे आर मूविंग फ्रॉम ईच अदर। और ऐसे में क्या होता है, ऐसे में देयर इज फॉर्मेशन ऑफ क्रस्ट एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ मिड ओशियानिक रिजेस। तो जब टेंशनल फोर्सेस काम कर रही है और दोनों प्लेट्स एक दूसरे से मूव कर रहे हैं, सो लो इंटेंसिटी ऑफ वोल्केनिसिटी कैन बी नोटिस्ड। और हमारा जो मिड ओशियानिक रिज है उसका फॉर्मेशन भी सेम तरीके से हुआ है। तीसरी जो हमारी है वो है ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज। ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज में क्या होता है कि 2 प्लेट जो है दे स्लिप पास्ट ईच अदर, एक दूसरे को पास करती हुई चली जाती है, ठीक है। एंड हियर रेडियल फोर्सेस आर वर्किंग, सो देयर इज क्रिएशन ऑफ लीनियर वैलीज बनते हैं, यहाँ पे ट्रेंचेस बनते हैं, रिजेस बनते हैं। और जो फेमस एक सेंट एंड्रियास फॉल्ट जो है कैलिफोर्निया का, वो एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल है ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज का। सो दीज आर द 3 काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन गोज लाइक दिस। माय नेम इज साधना, आई एम फ्रॉम दिल्ली, साकेत, एंड आई वांट टू नो व्हाट इज पिरेटिक इरप्शन। रिएटिक इरप्शंस जो होते हैं वो भी एक तरीके के वोल्केनिक इरप्शंस ही होते हैं विनीता, जहाँ पे देयर इज स्टीम एक्सप्लोजन, ओके, ठीक है, व्हेन दे अकर, ठीक है। क्योंकि और हॉट मैग्मा या ग्राउंड या सरफेस वाटर के जब वो कांटेक्ट में आते हैं तो क्या होता है, एक फ्रैक्चरिंग भी होती है जो सराउंडिंग रॉक स्ट्रेटा होता है, ठीक है। अब इससे क्या होगा, इससे बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं जब इस तरीके की सिचुएशन आती है। पहले तो हीटेड वाटर मिलेगा आपको और गैसेस क्लाउड मिलेगा। जैसे कि मैंने कहा है कि ये मैग्मा और ग्राउंड और सरफेस वाटर के कांटेक्ट में आता है तो ऑब्वियसली गैसेस क्लाउड फॉर्मेशन होंगे और इमेंसली हीटेड वाटर आपको मिलेगा। उसके बाद क्या होता है, बारिश के भी चांसेस है कि रेन भी अकर कर सकती है। और मैग्मा जो है, मैग्मा कई बार बाहर आ भी जाता है और कई बार मैग्मा बाहर नहीं भी आता, दोनों सिचुएशन हो सकती है। क्योंकि फ्रैक्चरिंग मैंने कहा है सराउंडिंग रॉक्स की होगी इस केस में, तो उससे क्या होता है फ्यूचर इरप्शंस के भी चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं कहीं ना कहीं। और टॉक्सिक गैसेस भी रिलीज होती है। अब किस तरीके की टॉक्सिक गैसेस रिलीज होती है, जैसे कि पायरोक्लास्ट है, टेफ्रा है, वोल्केनिक बॉम्ब्स हैं, वोल्केनिक रॉक्स है, तो इस कैटेगरी के भी चीजों का रिलीज होता है अलॉन्ग विद द अदर टॉक्सिक गैसेस व्हिच आर मेंशन। और इसके 2 प्रोमिनेंट एग्जांपल भी है विनीता। एक है माउंट सेंट हेलेंस इन वॉशिंगटन जो 1980 में was a kind of retic eruption, और दूसरा है माउंट सिनाबर्ग इन इंडोनेशिया 2020 में ये erupted recently in August 2020 in fact. अच्छा। और या इट वाज अनदर एग्जांपल ऑफ retic eruptions जिसमें एक्सेसिव अमाउंट्स ऑफ टॉक्सिक फ्यूम्स और स्टीम्स जो था वो रिलीज हुआ था। जी, और हमें ऐसा लगता है कि एक फैक्ट सेगमेंट है उसको सुन लेते हैं और उसके बाद थोड़ी सी बातचीत जो बची है वो हम जरूर करेंगे। आइए सुनते हैं फैक्ट फाइंड, विषय है ऑपरेशन दोस्त। जब पीड़ित आबादी को यथासंभव मदद की आवश्यकता होती है, ऐसे समय में ऑपरेशन दोस्त एकजुटता और सहानुभूति के साथ एक सॉफ्ट पावर टूल है। आपदा राहत कूटनीति देशों के बीच मजबूत संबंध बनाती है और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देती है। ये जिम्मेदार वैश्विक अभिनेता है जो वैश्विक मानवीय प्रयासों के प्रति देश की प्रतिबद्धता और प्रदर्शित करने के संसाधन के रूप में
कार्य करता है और एक जिम्मेदार अंतर्राष्ट्रीय अभिनेता के रूप में अपनी प्रतिष्ठा बनाने में मदद करता है। कूटनीति के इस दृष्टिकोण में देश के कर्मियों, संसाधनों की तैनाती और संकट में लोगों की सहायता के लिए सहायता शामिल है। ऑपरेशन दोस्त के तहत भारत ने खोज और बचाव दलों, मुख्य रूप से राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF की टीमों, सामग्रियों, दवाओं, चिकित्सा उपकरणों और उपभोग्य सामग्रियों की तुर्की और सीरिया भेजा है। NDRF की टीमों में डॉग स्क्वाड, दवाएं, कंबल, 4 पहिया वाहन शामिल हैं। भारतीय सेना के चिकित्सा विशेषज्ञ चिकित्सा, शल्य चिकित्सा और आपातकालीन वार्ड के साथ एक अस्पताल चला रहे हैं। भारत ने मलबे के नीचे फंसे लोगों की पहचान करने के लिए सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में गरुड़ एरोस्पेस के ड्रोन प्रदान किए। साथ ही दवाएं, भोजन और आपूर्ति ले जाने वाले संशोधित किसान ड्रोन भी प्रदान किए। आपदा राहत कूटनीति, जिसे मानवीय सहायता और आपदा राहत HADR कूटनीति के रूप में भी जाना जाता है, प्राकृतिक आपदाओं या संघर्षों से प्रभावित अन्य देशों को सहायता प्रदान करने के देश के प्रयासों को संदर्भित करता है। भारत की कूटनीति से जुड़ी मानवीय सहायता और आपदा राहत क्षमता में काफी वृद्धि हुई है। ये 2011 की सुनामी के बाद शुरू हुआ। क्षेत्र में आपदा प्रतिक्रिया प्रणाली के निर्माण के लिए एक प्रारंभिक ब्लूप्रिंट से भी क्वाड की कल्पना की गई थी। न केवल पड़ोसी देशों को बल्कि पश्चिम एशिया के विस्तारित पड़ोस को भी राहत और सहायता प्रदान करना भारत के भविष्य की कूटनीति के लिए शुभ संकेत है। थैंक यू सरिता इस सेगमेंट के लिए। और अब डॉक्टर अमृता बजाज से मुझे ये पूछना था कि ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जो सवाल आते हैं वो किस तरीके के आते हैं मोस्टली? देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड कई सवाल आ सकते हैं। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से पहले कौन से गोल्स थे, इनका ओरिजिन कैसे हुआ है। उसके बाद आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कितने हैं, उनके बारे में आप बताइए। और तीसरा ये भी पूछे जा सकते हैं कि इंडिविजुअल गोल को भी लेके आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा गया कि फॉर एग्जांपल व्हाट आर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 11 and what are the schemes which have been taken under this by the government of India। तो आप बताएंगे कि सस्टेनेबल गोल 11 जो है सस्टेनेबल सिटीज और कम्युनिटीज से रिलेटेड है। और सिटीज को, जैसे कि मैंने अभी बताया कि सिटीज स्लम्स के ही अगर हम एग्जांपल लें तो स्लम्स को कैसे ठीक करने के लिए काफी सारी PM आवास योजना या जेनरल वाली पॉलिसीज और ये सब है। तो आपको इसी तरीके की स्कीम्स बतानी पड़ेंगी कि कैसे हम सस्टेनेबिलिटी लाने के लिए स्कीम्स को वो कर रहे हैं, क्या क्या उसमें मेजर्स ले रहे हैं। तो ये 3 तरीके से सारे क्वेश्चन आते हैं। बेसिकली आपको सारे जो हमारे 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि इनसे रिलेटेड गवर्नमेंट ने क्या क्या काम किए हैं एंड हाउ दे आर बेनिफिशियल एंड एजेंडा 2030 क्या है हमारा, कितना हम उसमें अभी सक्सेसफुल हुए हैं। तो कहीं ना कहीं आपको डेटाज भी थोड़े याद होने चाहिए। और अगर वर्ल्ड पर्सपेक्टिव में आपसे पूछा जा रहा है तो ये हो सकता है आपसे उनका ओरिजिन पूछा जाए और क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती है। तो इन सब की तैयारी करें और ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करें, ऐसी उम्मीद है हमारी। और आज डॉक्टर अमृता बजाज ने अपना प्रेशियस टाइम स्पेयर किया हमारे लिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हम चलते चलते अपने श्रोताओं को कुछ उनके ही नाम बता दें जो हमेशा ही कार्यक्रम को बहुत ही तन्मयता से सुनते हैं और उनके कमेंट्स भी आते हैं। तो कुमार संजय, सनी शर्मा और अमर कुमार, इन तीनों के नाम मैं लेना चाहूंगी। और अगले सप्ताह इसी दिन इसी समय आप फिर 100.1 मेगाहर्ट्ज पर इस कार्यक्रम को 9:30 बजे रात शनिवार को सुन सकते हैं। हमारा अगला विषय होगा फिलॉसफी यानी कि दर्शन शास्त्र। तब तक के लिए मुझे यानी विनीता को और हमारी आज की मेहमान डॉक्टर अमृता को दें इजाजत। नमस्कार। विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे अभ्यास श्रृंखला की 49वीं कड़ी। आज की चर्चा का विषय था भूगोल प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी। इसमें भाग ले रही थीं दिल्ली विश्वविद्यालय के शहीद भगत सिंह कॉलेज की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अमृता बजाज।
कार्यक्रम का संचालन कर रही थीं आकाशवाणी संवाददाता विनीता ठाकुर। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।